PN देवी जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित हिंदी नाटक अंधेर नगरी को लेकर के आया हूँ। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं शुरू करता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। ये जो 6 अंकों में है, इसे आपको ध्यान देना होगा। एक 6 अंकों का है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया। विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि ये 6 अंकों में है, ये ध्यान रखना होगा। और दूसरा जो है, इसमें निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में की थी। ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस हिंदू नेशनल थिएटर के लिए किया था। बनारस हिंदू नेशनल थिएटर के लिए किया गया था और वो भी 24 घंटे में। अंधेर नगरी कथा वस्तु कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में अंग्रेजी शासन काल की दुर्व्यवस्था और तत्कालीन समाज की दीनहीन स्थिति को प्रकट किया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसे हम ध्यान देते हैं। तो पहला देखिए, महंत है। महंत एक साधु। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य। महंत का लोभी शिष्य है ये ध्यान रखिएगा, गोवर्धन दास। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। नारायण दास भी शिष्य है लेकिन लोभी नहीं होगा ये। कबाब वाला, कबाब विक्रेता और घासीराम चना बेचने वाला। ये नाम से ही जो है पता चल जाता है। घासीराम घास फूस मतलब कि चना से संबंध, चना बेचने वाला हो गया। और कोतवाल। इसके अलावा 4 सिपाही, राजा के सिपाही जो हैं 4, उनको बताया गया है। अंधेर नगरी में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो पहले ही समझ लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा ये नाटक। टका का मतलब होता है तांबे का पुराना सिक्का। कसूर का मतलब होता है अपराध या दोष या गलती। हुज्जत का होता है विवाद, बहस, झगड़ा। गुलाम का मतलब होता है दास या नौकर। भाजी का मतलब होता है साग भाजी। और सबब का मतलब होता है कारण। ये रहे शब्दार्थ। अब कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। ये भी पूछ सकता है किस नदी किनारे, तो कोसी नदी किनारे। दोनों का ज़्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना और पहलवानी में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। वहाँ एक बगीचे में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपये देकर बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी लाने को कहा। ये भी जो है महत्वपूर्ण है। गुरु ने शिष्य को कितने रुपए दिए थे बाजार से सब्जी लाने के लिए? 1 रुपये। अब इसमें जो 6 दृश्य हैं उसमें से पहला दृश्य है। पहले दृश्य में क्या कहा गया है? इसमें महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, जो अपने शिष्यों को गोवर्धन दास जो लोभी शिष्य है और नारायण दास के साथ के पास के शहर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। नारायण दास और गोवर्धन दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने को भेजते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। गोवर्धन दास लोभी था, इसलिए गुरु जो है गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। अब दूसरा दृश्य है। तो
तो दूसरा दृश्य में क्या दिखाया गया है? शहर के बाजार का दृश्य जहाँ सब कुछ टके से बिक रहा है। दूसरे दृश्य में सब कुछ टके से बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह कफायत देखकर आनंदित होता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। गुरु उसके 1 रुपये दिए थे, लेकिन ये 7 पैसे खर्च करता है और कितने सेर मिठाई लेता है? 2.5 सेर। 2.5 सेर मिठाई लेकर के गुरु के पास लौट जाता है। और तीसरा दृश्य क्या है? तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। महंत शहर में गुणी और अगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने को कहते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ गुणी और अगुणी जो है दोनों को एक ही भाव मिलने की वजह से अपने शिष्यों को शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। और वे कहते क्या हैं कि श्वेत श्वेत सब एक से जहाँ कसूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। नारायण दास उनकी बात मान लेता है और जबकि गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रह जाने का फैसला करता है। ये तीसरा दृश्य जो है समाप्त होता है। अब चौथा दृश्य में आते हैं। तो इसमें अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार में और न्याय का चित्रण है। चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबा राजा फरियाद के बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर चूने वाला भिस्ती कसाई गड़रिया से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। अब पांचवें दृश्य में क्या होता है? पांचवा दृश्य देखते हैं। इसमें मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। अब बकरी क्यों किससे मरी ये नहीं ध्यान दे रहे लोग, लेकिन न्याय के लिए किसी दूसरे को ही फांसी पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है। जब दुबले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा निकला तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दे दिया, जिसका सजा गोवर्धन को भुगतना पड़ रहा है। और छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई। अंधेर नगरी का राजा तो निरा मूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के सूरत देखी है आईने में अपनी? बड़ा आए हैं 5 गुना बड़ा राज का राजा बनने। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी चढ़ूँगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल दिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहाँ से तुरंत खिसक गया और उसी समय से वह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी और टके सिर खाजा। भारतेंदु ने नौकरशाही पर ये जो व्यंग कसा है वह आज भी सच है। जना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। इसके पास शक्ति तो है किंतु बुद्धि और विवेक का अभाव है। इस प्रवृत्ति को नाटक में प्रधान रूप से उभारा गया है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अगले अरु प्यादे। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से कथा को प्रवाह प्रदान किया है।
ये ध्यान देने लायक है कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी में कौन से भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा और खड़ी बोली, मिला जुला रूप है, इसमें सम्मिश्रण है। उन्होंने संस्कृत को नाटक शैली बनाकर इसकी रचना की है, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं करा गया है। उन्होंने जहाँ तहाँ उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी किया है, जैसे हाकिम, आसना, हुकुम इत्यादि। तद्भव शब्दावली का प्रयोग कुछ अधिक दिखाई देता है। ग्रामीण तथा अनपढ़ जनता को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया गया है, जो ऐसे लोग भावों को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, जैसे बोई, लक लक, मुटाना आदि। यह उपनिवेशवाद का प्रतिपाद है। भारतेंदु द्वारा अंधेर नगरी में चित्रित महंत विवेकशीलता का प्रतीक है। ये पूछा जा सकता है कि महंत, अंधेर नगरी में जो महंत है वो किसका प्रतीक है? महंत जो है विवेकशीलता का प्रतीक है। भारतेंदु ने महंत की यह विवेकशीलता एक गुरु के रूप में उद्धृत की है। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने महंत के माध्यम से कहलाया है, बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। इसमें छिपा है कि दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से नहीं, नज़दीक से नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकल कर लोक जीवन के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया। ये महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप ध्यान दीजिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्वेत श्वेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए वास। कोकिला वायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दारिम विषय जहाँ नेक विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक दृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। अंत में भारतेंदु कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि न बुद्धि ही न ही नीति न सूझत समाज, ते ऐसे ही आपू ही नशे जैसे चौपट राज। रामविलास शर्मा लिखते हैं, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। रामविलास शर्मा ने संबोधित किया है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु ने नाटकों को जनता का मनोरंजन के साथ उसका राजनीतिक शिक्षण करने का भी साधन बनाया है। अंधेर नगरी की रचना नेशनल थिएटर के लिए की गई थी, ये मैं पहले भी बता दिया हूँ। अंधेर नगरी की रचना बनारस नेशनल थिएटर के लिए की गई थी। नाटक प्रहसन शैली में है। किस शैली में है? प्रहसन शैली में। इसे ध्यान देना। बिहार के रजवाड़े को आधार बनाकर लिखा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बिहार के रजवाड़ों को आधार बना करके लिखा गया है। भारतेंदु के वाक्य और गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए और उनकी प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। 1960 में इसे प्रहसन के रूप में माना गया और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे सामान्य प्रहसन और निरुद्देश्य रचना मानकर समीक्षा की। भाषा के लिए गिरीश रस्तोगी ने लिखा है, नितांत हरकत भरी जीवंत सक्रिय उच्चारित शब्दों, ध्वनियों और लयों का सौंदर्य लिए हुए मिलती है। सत्येंद्र
तनेजा लिखते हैं, अंधेर नगरी की कड़ी बोली और ब्रज भाषा का तेवर भिन्न परंतु नया है। अंधेर नगरी की कड़ी बोली और ब्रज भाषा का तेवर भिन्न परंतु नया है। ये कथन भी आपको देखना होगा, आप लोग एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर जो आपको लगा महत्वपूर्ण है। ये रहा वीडियो, ये आपको कैसा लगा। ये पूरा नाटक है अंधेर नगरी, जो महत्वपूर्ण था उसे बता दिया गया है।